जय हिंद दोस्तों। आज ही हमारा भारतीय संविधान का चौथा लेक्चर है। इसके फर्स्ट लेक्चर में हमने ये जाना था कि भारतीय संविधान की डेफिनेशन क्या होती है, और उसके बाद में भारतीय संविधान की मांग सबसे पहले कब हुई। जैसे कि 1895 में संविधान की जो मांग हुई थी वो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्वराज्य अधिकार में की गई थी। ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण तथ्य संविधान के मांग के बारे में हमने इसके फर्स्ट लेक्चर में जाना था। उसके बाद में दूसरे लेक्चर में हमने ये जाना कि इसकी महत्वपूर्ण बैठकें कब हुई थी और उनमें कौन कौन सी चीज़ प्रस्तावित हुई थी। और उसके तीसरे लेक्चर में हमने संविधान सभा की कुछ समितियां और साथ ही साथ संविधान का प्रभाव में आना, ये सारी चीज़ें हमने जानी। जैसे कि 26 जनवरी 1950 को हमारा भारतीय संविधान पूरी तरह से लागू हो गया था, लेकिन उसके पहले 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान के कुछ अनुच्छेद पहले लागू कर दिए गए थे। तो इन सभी बातों को हमने अपने तीसरे वाले लेक्चर में अच्छे तरीके से डिस्कस किया हुआ है। और आज हम इस चौथे लेक्चर में हमारे भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जिससे हम ये जानेंगे कि भारतीय संविधान में जब 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था तब कितनी अनुसूचियां थीं और वर्तमान समय में कितनी अनुसूचियां हैं, और उनसे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण अन्य क्वेश्चंस आपको वीडियो के अंत में देखे जाएंगे, जिससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज क्या कुछ है अनुसूचियों में पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 1950। 1950 में जब हमारा भारतीय संविधान लागू हुआ उस समय पे 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां हुआ करती थीं। और वर्तमान समय में अगर बात की जाए तो मूल रूप से 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हो गई हैं, और कुल मिला के अगर मूल रूप से देखा जाए तो 22 भाग हैं। अगर 1950 के बाद जैसे जैसे समय आगे बढ़ा इनमें कुछ संशोधन होते गए और कुछ नए अनुच्छेद जुड़ते गए। तो अगर मूल रूप से देखें तो कुल मिला के अनुच्छेद 395 ही हैं, लेकिन इसके उप अनुच्छेद अगर देखें, जैसे कि 395 अनुच्छेदों के अंदर कुछ ऐसे भाग भी हैं जिनके अंदर ए बी अनुच्छेद कर दिए गए। वैसे मिला के 470 अनुच्छेद वर्तमान समय में भारतीय संविधान में हैं, 12 अनुसूचियां हैं और मूल रूप से 22 भाग हैं। लेकिन कुछ भागों में भी अन्य सब भाग मिला दिए गए हैं, जैसे कि 4A, 9A, 9B और 14A। ये ऐसे 4 भाग बाद में मिला दिए गए, जिसके बाद में अब जो है वो कुल मिला के लगभग 25 भाग हो चुके हैं। तो आगे देखते हैं अनुसूचियां में। अब हम पढ़ने जा रहे हैं अनुसूचियां। तो पहली अनुसूची क्या कहती है कि राज्यों और संघ शासित प्रदेशों की सूची। हमारे भारत में कितने राज्य होंगे और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, इन सब के बारे में अनुसूची 1 में बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है। दूसरी अनुसूची में देखते हैं कि क्या कुछ है। तो दूसरी अनुसूची में है विशेष शक्तियां, राष्ट्रपति, राज्य के गवर्नर, राज्यसभा और लोकसभा, सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के उपवक्ताओं के वेतन का विवरण। याद रखिएगा, अनुसूची में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि विशेष शक्तियां हो गई, राष्ट्रपति के बारे में हो गया, राज्य के गवर्नर के बारे में हो गया, राज्यसभा और लोकसभा के बारे में हो गया, सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के उपवक्ताओं के वेतन के विवरण का मतलब ये सारी चीज़ें वेतन के बारे में भी अनुसूची 2 में बताया गया है। अब चलते हैं अनुसूची 3 की तरफ। तो अनुसूची 3 में क्या दिया गया है, राष्ट्रपति और उपाध्यक्ष को छोड़कर से सभी अधिकारियों के शपथ और वादे। अनुसूची में 3 में राष्ट्रपति को छोड़ दिया जाए और उपाध्यक्षों को छोड़ दिया जाए, बाकी सभी जितने भी अधिकारी हैं उनकी शपथ के बारे में दिया है और उनके वादे कि वो कैसे काम करेंगे और उनका वादा क्या होगा। उसके बाद में आगे देखते हैं अनुसूची 4 के बारे में। तो अनुसूची 4 में राज्य परिषद के बारे में बताया गया है, जिसमें उनकी सीटों का आवंटन किया हुआ है। उसके बाद में अनुसूची 5 में चलते हैं और 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र और
जनजातियों के प्रशासन और उनके नियंत्रण के बारे में बताया गया है। अनुसूची 5 में क्या बताया गया है? अनुसूचित क्षेत्र के बारे में और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन के बारे में और उनके नियंत्रण के बारे में हमें अनुसूची 5 से पता चलता है। अब देखते हैं अनुसूची 6 में क्या है। तो अनुसूची 6 में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, इनमें जो जनजाति हैं उनका क्षेत्र, उनके प्रशासन और उनका प्रावधान, इन सब के बारे में हमें अनुसूची 6 से प्राप्त जानकारी मिलती है। हमें 6 से जानकारी किन किन चीज़ों के बारे में मिलती है? असम के बारे में, मेघालय के बारे में, त्रिपुरा के बारे में, मिजोरम के बारे में और अरुणाचल प्रदेश, इनमें जो जनजातीय क्षेत्र हैं और उनके प्रशासन के प्रावधान हैं, इनके बारे में जानकारी हमें अनुसूची 6 से प्राप्त होती है। उसके बाद में अनुसूची 7 को देखते हैं। तो संघ, राज्य और जिम्मेदारियों की जो समवर्ती सूचियां हैं वो अनुसूची 7 में बताई गई है। उसके बाद में अनुसूची 8 को देखते हैं। तो अनुसूची 8 में भारत की आधिकारिक भाषाएं बताई गई हैं, जिसमें से भारत की आधिकारिक भाषाएं वर्तमान समय में 22 हैं और बहुत सारी ऐसी भाषाएं हैं जो अभी प्रस्तावित हैं, वो अभी पास नहीं हुई हैं। तो वर्तमान समय में अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की आधिकारिक भाषाएं कौन सी अनुसूची में हैं, तो आप बताएंगे अनुसूची 8। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की आधिकारिक भाषाएं वर्तमान समय में कितनी हैं, तो आप बताएंगे वर्तमान समय में आधिकारिक भारत की जो भाषाएं हैं वो 22 हैं। उसके बाद में अनुसूची 22 की बात करते हैं। तो सबसे पहले भूमि कार्यकाल आएगा, उसके बाद भूमि का कर आएगा, रेलवे, उद्योग से संबंधित कार्य और आदेश। 1951 में इसे प्रथम संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ये चीज़ आप याद रखिएगा कि 26 जनवरी 1950 को जब हमारा भारतीय संविधान लागू हुआ था तब मात्र 8 अनुसूचियां हुआ करती थी। उसके बाद में 1951 में जब हमारे भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन हुआ तो उसमें अनुसूची 9 को जोड़ा गया और अनुसूची 9 में भूमि कार्यकाल के बारे में बताया गया, भूमि कर के बारे में बताया गया, रेलवे, उद्योग से संबंधित कार्य और उसके आदेशों के बारे में बताया गया। उसके बाद में अनुसूची 10 के बारे में बात करते हैं। तो अनुसूची 10 में हमें संसद के सदस्यों और राज्य विधानमंडल के सदस्यों के बारे में उनके विरोधी दोष के प्रावधान हैं इनमें। तो अनुसूची 10 में हमें क्या पता चलता है? संसद के सदस्य, राज्य विधानमंडल के सदस्य, इनके विरोध दोष के बारे में पता चलता है। और 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था, जो कि 1985 में से जोड़ा गया था। तो 52वां जो संविधान संशोधन हुआ था वो 1985 में हुआ था, जिसके तहत अनुसूची 10 को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। उसके बाद में देख लेते हैं अनुसूची 11 को। तो अनुसूची 11 को इसमें पंचायती राज के बारे में बताया गया है और इसको 73 संविधान संशोधन के थ्रू, जो कि 1993 में हुआ था, इसमें जोड़ा गया था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पंचायती राज का प्रावधान किस अनुसूची में है, तो आप बताएंगे अनुसूची 11 और इसको 73वें संविधान संशोधन, जो कि 1993 में हुआ था, इसके तहत भारतीय संविधान में अनुसूची 11 को जोड़ा गया था। अब चलते हैं अनुसूची 12 की तरफ। तो अनुसूची 12 में नगर निगम के प्रावधान हैं, जिसके बारे में हमें अनुसूची 12 से पता चलता है और इसको 74वां हमारा जो संविधान संशोधन है, जो कि 1993 में हुआ था, उस संशोधन के तहत अनुसूची 12 को भारतीय संविधान में अनुसूची 12 को जोड़ा गया है, जिसमें हमें नगर निगम के प्रावधानों के बारे में पता चलता है। अब चलते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ और देखते हैं आपको कितना सारा याद है। आपका पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन में कि 26 जनवरी 1950 में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं? आपका पहला ऑप्शन है 10 अनुसूचियां थीं, दूसरा ऑप्शन है 11 अनुसूचियां थीं, तीसरा ऑप्शन है 8 अनुसूचियां थीं और चौथा ऑप्शन है
12 अनुसूचियां थीं। बताइएगा कि 26 जनवरी 1950 में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं? इसका सही आंसर होगा 8। 8 अनुसूचियां थीं। उसके बाद में 4 अनुसूचियां अलग अलग समय पे अलग अलग संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गईं। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन ये रहा और ये आपसे पूछ रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुसूची में राज्यसभा और लोकसभा के बारे में बताया गया है। आपका ऑप्शन है अनुसूची 1, अनुसूची 2, अनुसूची 3 और अनुसूची 4। तो बताइएगा कि विधानसभा के किस संविधान के किस अनुसूची में राज्यसभा और लोकसभा का विवरण दिया गया है। तो इसका सही आंसर होगा 2। दो अनुसूची में राज्यसभा और लोकसभा का विवरण दिया गया है। बात करें अनुसूची 1 के बारे में, तो अनुसूची 1 में राज्यों और संघ मतलब जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके बारे में बताया गया है। अनुसूची 3 में हमें पता चलता है राष्ट्रपति और उपाध्यक्षों को छोड़ के शेष सभी जो अधिकारी हैं उनकी शपथ के बारे में हमें अनुसूची 3 से पता चलता है। बात करें अनुसूची 4 की, तो अनुसूची 4 में राज्य परिषद की सीटों का आवंटन हुआ है। तो अगर ये पूछा जाए कि राज्यसभा और लोकसभा का विवरण किस अनुसूची में है, तो आप बताएंगे अनुसूची 2 में। अनुसूची 2 में राज्यसभा और लोकसभा के विवरण हैं। उसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि राष्ट्रपति और उपाध्यक्षों को छोड़ के से सभी अधिकारियों की जो शपथ है और वादे हैं वो किस अनुसूची में बताया है। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में ये बताया है आपको, फिर भी ये क्वेश्चन आप देखिए और बताइए कि राष्ट्रपति और उपाध्यक्षों को छोड़ के से सभी अधिकारियों की जो शपथ है वो किस अनुसूची में है। अनुसूची 1, अनुसूची 2, अनुसूची 3 और अनुसूची 4। बताइए, इसका आंसर होगा अनुसूची 3। अनुसूची 3 में ये बताया गया है कि राष्ट्रपति और उपाध्यक्षों को छोड़ के बाकी जितने भी अधिकारी हैं उनकी शपथ और उनके वादे के बारे में अनुसूची 3 में बताया गया है। अनुसूची 1 में क्या बताया गया है, हमारे भारत में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताया गया है। हमारे अनुसूची 2 में क्या बताया गया है, विशेष शक्तियों और राष्ट्रपति, राज्य के गवर्नर, माफ करना क्या है, राज्यसभा और लोकसभा के बारे में बताया गया है। उसके बाद में अगर बात करें 3 के बारे में, तो 3 में है राष्ट्रपति, जो कि ये क्वेश्चन ही है, और चौथा आपको बताना है जो कि मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन ये है हमारा कि अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के संबंध में किस अनुसूची में बताया गया है। बताइएगा कि अनुसूचित और जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के संबंध में किस अनुसूची में हमें बताया गया है। आपका पहला ऑप्शन है अनुसूची 5, आपका दूसरा ऑप्शन है अनुसूची 2, आपका तीसरा ऑप्शन है अनुसूची 3 और आपका चौथा ऑप्शन है अनुसूची 6। तो बताइएगा कि कौन सी अनुसूची में अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के संबंध में बताया गया है। तो इसका सही आंसर होगा अनुसूची 5। अनुसूची 5 में हमारे जनजातियों के नियंत्रण के बारे में बताया गया है। ठीक है, अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि अनुसूची 2 में क्या बताया गया है। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया है, अनुसूची 2 में बताया गया है कि राष्ट्रपति, राज्य के गवर्नर, लोकसभा और राज्यसभा, सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में हमें अनुसूची 2 से जानकारी प्राप्त होती है। वहीं बात करें अनुसूची 3 के बारे में, तो अनुसूची 3 में राष्ट्रपति को और उपाध्यक्ष को छोड़ के बाकी जितने भी अधिकारी हैं उनके शपथ और उनके वादों के बारे में बताया गया है। वहीं अगर बात करें अनुसूची 6 में, तो अनुसूची 6 में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम ये जितने भी पूर्वी राज्य हैं उनकी जनजाति क्षेत्र और प्रशासन के बारे में हमें अनुसूची 6 से जानकारी प्राप्त होती है। हमारा अगला क्वेश्चन ये है
कि अरुणाचल प्रदेश में जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के प्रावधान के संबंध में किस अनुसूची में बताया गया है? बताइएगा। आपका पहला ऑप्शन है अनुसूची 5, दूसरा ऑप्शन है अनुसूची 2, तीसरा ऑप्शन है अनुसूची 3 और चौथा ऑप्शन है अनुसूची 6। इसका सही आंसर होगा अनुसूची 6। अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको ये बताया है कि जितने भी पूर्वी राज्य हैं उन सब के जनजातीय क्षेत्र और प्रशासन के प्रावधान के बारे में हमें अनुसूची 6 से जानकारी प्राप्त होती है। बात करते हैं अनुसूची 5 की, तो अनुसूची 5 में हमें अनुसूचित क्षेत्र और उनके अनुसूचित क्षेत्र और उनकी जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में बताया है। वहीं बात करें अनुसूची 2 में, तो अनुसूची 2 में मैंने 2-3 बार बताया हुआ है, मैं फिर से आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। राष्ट्रपति के बारे में, राज्य के गवर्नर के बारे में, राज्यसभा और लोकसभा के बारे में, सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के जो वेतन विवरण है उनके बारे में हमें अनुसूची 2 से पता चलता है। ठीक है। अनुसूची 3 में हमें क्या पता चलता है? अनुसूची 3 में हमें राष्ट्रपति और उपाध्यक्षों को छोड़ के से सभी जो अधिकारी हैं उनके शपथ और उनके वादों के बारे में बताया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन में, और ये हमसे पूछ रहा है कि असम जनजाति और क्षेत्र के प्रशासन के प्रावधान के संबंध में किस अनुसूची में बताया गया है? तो मुझे नहीं लगता कि इसका आंसर किसी को नहीं पता होगा। इसका आंसर मैंने 2-3 बार रिपीट करवा दिया है, तो इसका आंसर होगा 6, क्योंकि मैंने पहले इसके 2 क्वेश्चन पहले भी बताया था कि जितने भी पूर्वी राज्य हैं उनके बारे में अनुसूची 6 में हमें बताया गया है, और अनुसूची 5 में क्या बताया गया है वो मैंने पिछली में बता दिया। अनुसूची 2 के बारे में भी बताया, और अनुसूची 3 के बारे में मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। अनुसूची 3 में हमें राष्ट्रपति और उपाध्यक्षों को छोड़ के बाकी जितने भी अधिकारी हैं उनके वेतन और उनके वादों के बारे में बताया गया है। माफ करना, अनुसूची 3 में वेतन नहीं है, उनकी शपथ है शायद, है ना। तो अनुसूची 3 में राष्ट्रपति और उपाध्यक्ष को छोड़ के जितने भी अधिकारी हैं उनकी शपथ और उनके वादों के बारे में बताया गया है। आगे बात करते हैं संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची को कौन सी अनुसूची में रखा गया है? इसका आंसर क्या है बताइए। इसका सही आंसर होगा अनुसूची 7। अनुसूची 7 में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची को रखा गया है। अनुसूची 5 में क्या है आप ये बताएं। अनुसूची 5 में है अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में। अनुसूची 1 में आप सभी को याद होगा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताया गया है। और अनुसूची 6 में जितने भी पूर्वी राज्य हैं उनके बारे में जो उनकी जनजातियों और उनके क्षेत्र प्रशासन प्रावधान के बारे में अनुसूची 6 में बताया गया है। तो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची को हमारे अनुसूची 7 में रखा गया है। हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि राज्यों से संबंधित किस अनुसूची में बताया गया है? अनुसूची 5, अनुसूची 2, 1 या 6? बताइएगा कि राज्य से संबंधित किस अनुसूची में बताया गया है। तो इसका सही आंसर होगा अनुसूची 1। अनुसूची 1 में राज्य से संबंधित और हमारे केंद्र शासित से संबंधित जितने भी चीज़ें हैं वो हमारे अनुसूची 1 में बताया गया है। अनुसूची 5 की अगर बात करें तो अनुसूची 5 में हमारे अनुसूचित क्षेत्र और उनकी जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में बताया गया है। 2 में गवर्नर हो गए, राष्ट्रपति हो गए, राज्यसभा, लोकसभा हो गया, सुप्रीम कोर्ट के और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनके बारे में जानकारी हमें अनुसूची 2 से मिलती है। और अनुसूची 6 से जितने भी पूर्वी राज्य हैं उनके क्षेत्र और उनकी अनुसूचित जाति हैं उनके क्षेत्र और प्रावधान के बारे में हमें अनुसूचित 6 से जानकारी प्राप्त होती है। आगे चलते हैं तो हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि नगर निगम के प्रावधान किस में शामिल हैं? अनुसूची 1 में, माफ करना अनुसूची 10 में, अनुसूची 5 में, अनुसूची 12 में और अनुसूची 8 में। तो बताइएगा कि नगर निगम के बारे में हमें किस अनुसूची से पता चलता है? तो इसका सही आंसर होगा अनुसूची 12। अनुसूची 12 से हमें
नगर निगम के प्रावधान के बारे में पता चलता है। बात करते हैं अनुसूची 10 के बारे में, तो अनुसूची 10 में संसद के सदस्य के बारे में बताया गया है, राज्य विधानमंडल के सदस्य के बारे में बताया गया है। ठीक है, उसके बाद में अनुसूची 5, जो कि मैंने इतनी बार रिवाइज करवा दिया है कि वो चीज़ें आपको याद हो गई होंगी, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। अनुसूची 5 में अनुसूचित क्षेत्र और जनजातियों के प्रशासन के बारे में बताया गया है। वहीं बात करें अनुसूची 8 के बारे में, तो 8 के बारे में हमारे अनुसूची में भारत की जो आधिकारिक भाषाएं हैं उनके बारे में बताया गया है, जो कि भारत की आधिकारिक भाषाएं अभी जो हैं अनुसूची 8 में, उसमें 22 भाषाएं लिखी हुई हैं, मतलब 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। उसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि भारत की आधिकारिक भाषाएं किन सूची में बताया गया है, जो कि मैंने भी बता दिया। आपका पहला ऑप्शन है अनुसूची 8, अनुसूची 11, अनुसूची 12 या 7। इसका सही आंसर होगा अनुसूची 8। वहीं बात करें अनुसूची 11 के बारे में, तो अनुसूची 11 के बारे में हमें पंचायती राज के बारे में पता चलता है। वहीं बात करें अनुसूची 12 में, तो अभी पिछले ही क्वेश्चन में हमने जाना कि अनुसूची 12 में नगर निगम के प्रावधान हमें बताए गए हैं। अब बात करते हैं अनुसूची 7 के बारे में, तो अनुसूची 7 के बारे में हमने पहले ही क्वेश्चन मतलब प्रीवियस क्वेश्चन में देख लिया है कि जो संघ सूची है, राज्य सूची है और समवर्ती सूची है, इन सबको अनुसूची 7 में रखा गया है। आगे बात करते हैं दल बदल से संबंधित किस अनुसूची में बताया गया है। अनुसूची 1, माफ करना अनुसूची 9, अनुसूची 11 या 12 या 10। बताइएगा कि दल बदल से संबंधित किस अनुसूची में बताया गया है। इसका सही आंसर होगा अनुसूची 10। अनुसूची 10 में दल बदल के बारे में हमें बताया गया है। बात करते हैं अनुसूची 9 के बारे में, तो अनुसूची 9 में हमने पढ़ा था जो भूमि का कार्यकाल होता है उसके बारे में, भूमि में जो कर लगता है उसके बारे में, रेलवे के बारे में और उद्योग से संबंधित जो कार्य होते हैं और उनमें जो आदेश होते हैं उनके बारे में बताया गया है। और ये जो 9वीं अनुसूची है, इसे 1991 में जब भारतीय संविधान में पहला संशोधन हुआ था, उसके तहत अनुसूची 9 को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। और वहीं बात करें अनुसूची 11 के बारे में, तो अनुसूची 11 में हमें पंचायती राज के बारे में बताया गया है। अनुसूची 11 को 73वें संविधान संशोधन में, जो कि 1993 में हुआ था, उसके तहत अनुसूची 11 को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। वहीं अगर बात करें अनुसूची 12 की, तो अनुसूची 12 74वें संविधान संशोधन में, जो कि 1993 में हुआ था, उसको 1993 में अनुसूची 12 में बना के भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। और अनुसूची 12 में हमें नगर निगम के प्रावधान के बारे में पता चलता है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें ताकि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। थैंक यू सो मच।